हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का स्टडी यूपीएससी में। और हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 18 स्कूल्स ऑफ फ़िलासफ़ी। इससे पहले मैंने दो मेजर स्कूल ऑफ फ़िलासफ़ी पढ़ा दिया है, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोग इस साल का यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर देखोगे जो 25 को हुआ था, उसमें बुद्धिज़्म जैनिज़्म से एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। सो इस बार यूपीएससी ने थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया और जो मेजर चीज़ें थी उसमें से क्वेश्चंस आए नहीं। मैंने जब एनालिसिस किया है पेपर का तो 17 क्वेश्चंस तो सिर्फ इंडियन इकोनॉमी में पूछे हैं और डिविडेंड कैसे निकालते हैं, तो थोड़ा कैलकुलेटिव चीज़ें आई थी इस बार यूपीएससी पेपर में। अगर आप इकोनॉमी अच्छे से देखोगे तो फिर स्टॉक मार्केट पे, क्योंकि स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैश हो रहा था इसलिए शायद वहाँ से क्वेश्चन निकले हैं, वहाँ से क्वेश्चन निकले हुए हैं। तो वो एक बार इस बार हम लोग को देखना है। यूपीएससी ने पैटर्न भी चेंज किया है, तो जिन लोगों ने पिछले 2 साल के पेपर्स देखे होंगे उसमें से ओनली 1, ओनली 2 या ओनली 3 या एनी 3 ऐसे क्वेश्चंस आए हैं। तो ये एक नया ट्रेंड है जो यूपीएससी ने स्टार्ट किया है। पिछले 2 साल से 3 साल से यही चीज़ें आ रही हैं, तो इस ट्रेंड को एनालाइज करो। और अभी मैंने ऑलमोस्ट पूरी बुक ख़त्म कर दी है, मेजर चीज़ें कवर हो गई हैं। तो प्रीवियस वीडियोज़ और प्लेलिस्ट में जाके चेक करो कि ये चीज़ें ये चैप्टर्स और लेक्चर्स मैंने बहुत अच्छे से कवर किए हैं, कॉम्प्रिहेंसिवली कवर की है, पेज बाय पेज, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, सारी चीज़ें कवर की हुई हैं। चलिए तो चलते हैं आगे और बाकी की बातें बाद में करेंगे, क्योंकि अपना बेसिक मोटो क्या है, ये बुक ख़त्म करना। इंडियन आर्ट एंड कल्चर वॉल्यूम 4th एडिशन बाय नितिन सिंघानिया। अच्छा, स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी में आप देखोगे जब पहले पुराने वैदिक टाइम्स चलते थे तो बहुत सारे ऐसे थॉट प्रोसेस हुए। तो स्कूल मतलब थॉट प्रोसेस ही होता है। जो हिंदुज़म ऐसे चल रहा है वो भी एक स्कूल है, एक वे ऑफ लिविंग है, इट इज़ नॉट अ रिलीजन। तो जनरली लोग जो बोलते हैं कि हाँ हिंदुज़म एक रिलीजन है या सनातन एक रिलीजन है, इट इज़ अ थॉट, अ स्कूल जो पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता गया, डेवलप होते गया एंड अब आके सनातन का रूप लिया है। चलिए इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। फिलॉसफी हैज़ अ लॉन्ग ट्रेडिशन इन लिटरेचर ऑफ इंडियन एंशिएंट इंडिया। Several philosophers were engaged with the mysteries of life and death and force beyond them. More often than not, there were overlaps between the religious denomination and the philosophy that they propounded. The difference between various philosophical school crystallized once the state and Varna divided. Philosophy that were propounded. The difference between various schools crystallized once the state and Varna divided school order between mainstay of Indian subcontinent. Major school agreed that humans should strive for the fulfillment of 4 goals, that is Purushartha, objective of human person. तो एंशिएंट वैदिक पीरियड में जब आप देखोगे तब ऐसे बहुत सारे थॉट्स और बहुत सारे स्कूल डेवलप हुए, पर इन जो भी स्कूल से कुछ ऐसे स्कूल से जिन लोगों ने वर्ना सिस्टम यानी कास्ट सिस्टम, जैसे बोलते हैं कि क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, इन सारी चीज़ों को बहुत अपलिफ्ट किया, प्रोफाउंड किया। पर बेसिक मोटो जो इतने सारे स्कूल थे, हमारे पास 7 या 8 स्कूल हैं, उनका मुद्दा यही है कि आपको क्या मिलना चाहिए, पुरुषार्थ, मतलब वही मोक्ष का एक तरीका है। तो पुरुषार्थ में क्या आता है, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये 4 चीज़ें पुरुषार्थ में आती है। अर्थ मतलब इकोनॉमिक मीन्स ऑफ वेल्थ। तो आपको अगर वेल्थ चाहिए तो अर्थशास्त्र अगर आप पढ़ोगे, अगर किसी को पढ़ना है तो PDF भी अवेलेबल है गूगल पे, गूगल मारो और अर्थशास्त्र, या फिर अभी तो आजकल ChatGPT है, आप पूछो कि अर्थशास्त्र में क्या क्या मेजर पॉइंट्स थे तो वो आपको निकाल के देगा। तो जो भी मैटर इकोनॉमी से रिलेटेड थी उसको अर्थशास्त्र कहते थे। तो जो भी किंगडम आप देखोगे उनकी अर्थव्यवस्था कैसे चलती थी, कैसे चलनी चाहिए, उन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शंस कहाँ दिया रहता था, अर्थशास्त्र में। धर्म मतलब कैसे स्टेट्स के मैटर्स सुलझेंगे, अगर कोई राज्य चला रहा है तो उसके बीच में जो भी मैटर है वो कैसे सुलझेंगे।
तो वो चीज़ धर्मशास्त्र में दी जाती थी। धर्मशास्त्र में लिखी जाती है कि स्टेट से रिलेटेड मैटर जो भी है, इंटरनल है या एक्सटर्नल है, वो कैसे सॉल्व होगा। फिर कामा, फिज़िकल प्लेजर ऑफ लव। तो फिज़िकल प्लेजर तो आपने मालूम है कि कामा सूत्र बुक लिखी हुई है, पर उसमें दिया है कि आपको फ़िज़िकल प्लेजर कैसे मिलेगा। तो जैसे आप खजुराहो के ये देखोगे, खजुराहो के मंदिर देखोगे, तो वहाँ पे भी ऐसे चित्र या स्कल्पचर्स बनाए हुए हैं जो प्रॉपरली डिपिक्ट करती है कि कामसूत्र और बाकी चीज़ों में कैसे पोस्चर्स या पोजीशंस जो भी है वैसे होने चाहिए। तो फिज़िकल प्लेजर का मीन किस में लिखा है? कामसूत्र में। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कामसूत्र लिखा किसने है, द राइटर, ऑथर ऑफ द बुक। मोक्ष, साल्वेशन। साल्वेशन इज़ द अल्टीमेट, ये कि आपको ये सारे स्कूल्स ऑफ थॉट्स आपको यही बताते हैं कि मोक्ष कैसे मिलेगा। अब मोक्ष के हर स्कूल के अपने अपने तरीके हैं। सांख्य के अलग है, वैशिष्ट न्याय के अलग है, वैशिष्ट के अलग है, चारवाका के अलग है, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, इन सारी चीज़ों के अलग अलग है। तो मोक्ष प्राप्ति इज़ द अल्टीमेट गोल ऑफ ऑल दी स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी दैट वी आर गोइंग टू रीड इन दिस चैप्टर। देखो, देर आर सेवरल टेक्स्ट डीलिंग विद द साल्वेशन, दी दर्शना और द स्कूल ऑफ फिलॉसफी। इन दी दर्शना और स्कूल ऑफ फिलॉसफी, तो जो फिलॉसफी है, इंडियन फिलॉसफी, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र जिसने अभी मेंस में लिया था, मैंने भी फिलॉसफी लिया था मेंस में, तो मुझे थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया है कि दर्शन शास्त्र में क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये जितने भी स्कूल आप देख रहे हो, इंडियन फिलॉसफी, वेस्टर्न फिलोसोफर्स, रेने डेकार्ट, प्लेटो, एरिस्टोटल, कांट, ये सारे लोग, इनकी जो फिलॉसफी है, इनकी जो एपिस्टेमोलॉजी है, वो सारी चीज़ें इन दर्शन शास्त्र में कवर होती है। अच्छा, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, तो सारे स्कूल्स का मुद्दा क्या है कि अपने को मोक्ष चाहिए। मोक्ष के लिए क्या चाहिए? पुरुषार्थ होना चाहिए। मेजर स्कूल्स इसी बारे में बात करते हैं कि पुरुषार्थ होना चाहिए, तब हम लोग को क्या मिलेगा? मोक्ष। पुरुषार्थ में कौन सी 3 चीज़ें आती है? अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। अर्थ, अर्थशास्त्र, धर्म, धर्मसूत्र या धर्मशास्त्र पकड़ लो, काम तो सभी को पता है, एंड मोक्ष कैसे मिलेगा? योगा में, योग फिलॉसफी जो है, जो अगर आप लोग देखते होंगे टीवी पे बाबा रामदेव के, तो वो योग करते हैं। पतंजलि वॉज द फाउंडर ऑफ योगा फिलॉसफी, तो उसी के नाम पे ये पतंजलि भी चलता है, नाम उन्हीं का है। पतंजलि ने योगा शास्त्र या फिर योगा फिलॉसफी की ये किया था, नींव रखी थी। चलिए, इवन दो एवरीवन प्रोपाउंडेड दीज 4 टू बी द गोल that a person should strive for, the main aim of life was to achieve deliverance from the constant circle of life and death. अब deliverance मतलब मुक्ति या उद्धार, ये जो जीवन मृत्यु का चक्र है, इससे उद्धार को deliverance बोलते हैं। तो ज़्यादातर स्कूल बोलते थे कि ये पुरुषार्थ अचीव करना अपना काम है, पर लाइफ का अल्टीमेट रियलिटी, अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए? मोक्ष प्राप्त करना। ये जो साइकिल है जीवन मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना। स्लोली देयर वर डिफरेंसेस अमॉन्ग सम स्कूल्स अबाउट द मीन्स टू अचीव साल्वेशन। अब जब ये चीज़ें होने लगी, तो जो भी डिफरेंट स्कूल्स थे, इनकी जो फिलॉसफी थी वो अलग होने लगी, और ये लोग बताने लगे कि मेरे हिसाब से ये साल्वेशन की तरफ जाएगा, मेरे हिसाब से ये साल्वेशन की तरफ जाएगा। तो ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आने लगी, और ये चीज़ हम लोग हर स्कूल में पढ़ेंगे। And by the beginning of the Christian era, 2 different schools of philosophy were ascension. These schools were in the following. So Christian era जब शुरू हुआ, तब 2 डिफरेंट स्कूल बन गई थी। एक ऑर्थोडॉक्स बन गई थी, एक हेटेरोडॉक्स बन गई थी। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, आपको अभी आगे आने वाले टाइम पे या चैप्टर्स में, पेजेस में पता चलेगा। देखिए, स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी यहाँ दिया हुआ है, ऑर्थोडॉक्स और हेटेरोडॉक्स। तो ऑर्थोडॉक्स मतलब आस्तिक, और हेटेरोडॉक्स मतलब नास्तिक। आस्तिक मतलब क्या? अगर ऐसे आप देखो जनरल टर्म में, अगर लोग बोलते हैं कि भाई ये नास्तिक है, तो आप क्या सोचते हो कि भगवान पे बिलीव नहीं करने वाला या भगवान को नहीं मानने वाला। और आस्तिक मतलब हाँ कि भगवान और बाकी चीज़ों को मानता है। पर यहाँ पे आस्तिक मतलब वेदास पे बिलीव करने वाला, और वहाँ पे नास्तिक मतलब वेदास पे बिलीव नहीं करने वाला। ये जितने भी हेटेरोडॉक्स स्कूल है, ये भी वही बोलते हैं कि देयर इज़ अ सुप्रीम बीइंग, एक ऐसा सोल या एक ऐसी चीज़ है जो ये सारी चीज़ें गाइड करती है। हेटेरोडॉक्स स्कूल भी बोलते हैं, बस ये लोग वेदा को नहीं मानते। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखें। चलिए, ऑर्थोडॉक्स में कौन से स्कूल आते हैं?
सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांता। ये 7 स्कूल्स ऑर्थोडॉक्स में आते हैं। हेटेरोडॉक्स में कौन से? बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, लोकायत, अजनन और आजीविका। आजीविका सेक्ट के बारे में मैंने बताया हुआ है आप लोगों को। तो आजीविका सेक्ट ऑलमोस्ट आजीविका को ही फॉलो करता है। तो मैंने ये चीज़ आप लोगों को बुद्धिज़्म, जैनिज़्म में थोड़ी पढ़ाई हुई है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आजीविका कहाँ ज़्यादा फॉलो किया जाता है, किस एरिया में, ठीक है। और बुद्धिज़्म, जैनिज़्म के लिए आप प्रीवियस लेक्चर देखें। ये आई बटन पे क्लिक करके मैं आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और प्लेलिस्ट चेक कर लो, ठीक है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ा है। तो शुरुआत तो हो गई हमारी फ़िलॉसफी की। वे पुराने टाइम पे ये जो इकोनॉमी के मैटर होते थे या फिर पहले तो कोर्ट नहीं होते थे, तो फिर न्याय कैसे होता था और मोक्ष कैसे मिले, ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाती थी। और वही सब देख देख के जो ऋषि मुनि थे वो लोग ही ये सारी चीज़ों के बारे में देखते थे। तो अगर आपने बाहुबली भी मूवी देखी होगी तो वहाँ पे एक प्रॉपर एक ऐसा है जो वहाँ के दंड और ये सारी चीज़ों को मॉनिटर करता है कि दंड कैसे मिलेगा, हमारे कानून में क्या लिखा है, कैसे चलना चाहिए, वैसी चीज़ें। चलो, ऑर्थोडॉक्स स्कूल मतलब वेदास पे बिलीव करते हैं। ऑर्थोडॉक्स लोग बोलते हैं कि यार पुराने सोच वाला है, मतलब ऑर्थोडॉक्स सोच का है। दिस स्कूल बिलीव दैट द वेदास वेर द सुप्रीम रिवील्ड स्क्रिप्चर्स दैट होल्ड द सीक्रेट ऑफ साल्वेशन। ये स्कूल ऐसे बिलीव करता है कि वेदास के अंदर ही हमारे मुक्ति मोक्ष का सब कुछ लिखा हुआ है। द प्रोपोनेंट डिड नॉट क्वेश्चन द authenticity of the Vedas. There were 6 sub schools that were called the Shadadharmas, ठीक है। सो ये जो ऑर्थोडॉक्स स्कूल है जो इन सारी चीज़ों को फॉलो करते थे, इन लोगों ने वेदा की ऑथेंटिसिटी पे कभी सवाल नहीं उठाया कि यार इसकी क्या गारंटी है कि इसमें जो लिखा है वो सही लिखा है। उन लोगों ने कभी इसी चीज़ पे सवाल उठाया नहीं। और ये लोग बोलते थे कि 6 ऐसे स्कूल है जिसको सददर्शना बोलते हैं। और वो स्कूल कौन कौन से हैं? सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांता। ये सारे जो 6 स्कूल है ये सदधर्म कहलाते हैं। अब सांख्य स्कूल क्या है? सांख्य मतलब हिंदी में या फिर अगर संस्कृत में देखो, सांख्य मतलब संख्या, ठीक है। सो अभी देखिए, दिस इज द ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ फिलोसफी एंड वाज फाउंडेड बाय कपिल मुनि, हु इज सपोज टू हैव रिटन द सांख्य सूत्र। The word Sankhya or Sankhya literally means count. This school went through 2 phases of development. अब सांख्य स्कूल 2 फेज में हुआ डेवलप, क्योंकि ये ओल्डेस्ट स्कूल है ना। तो अगर पुरानी कोई चीज़ है और नई चीज़ कहीं कुछ आएगी तो उनमें मतभेद होगा, थॉट्स में क्लैशेस आएंगे। तो इसके 2 स्टेज में डेवलपमेंट हुई। देखो, ओरिजिनल स्कूल क्या था सांख्य का? दिस view is considered to be the early Sankhya philosophy and dates around 1st century AD. The proponents believe that the presence of any divine agency was not necessary for the creation of the universe. ये स्कूल बोलता था कि कोई एक डिवाइन एंटिटी, मतलब ऐसा कोई है ही नहीं जिसकी ज़रूरत है ये वर्ल्ड क्रिएशन में। वर्ल्ड अपने आप क्रिएट हुआ है। They propounded a rational and scientific view of the creation of the universe. देखो, तो उनका जो साइंटिफिक है, जो डार्विन थ्योरी है, डार्विन थ्योरी ये बोलती है कि एवोल्यूशनरी प्रोसेस हुआ है ये वर्ल्ड के डेवलपमेंट में। पहले ऐसा एक बैक्टीरिया आया, पैरामीशियम, अमीबा, जो भी आया, ऐसे ऐसे डेवलपमेंट हुआ। तो सांख्य फिलोसफी ऑलमोस्ट उसी चीज़ पे है कि साइंटिफिक व्यू देता था क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स कैसे क्रिएट हुआ। दे ऑल्सो आर्ग्यूड दैट द वर्ल्ड ओड इट्स एग्जिस्टेंस टू नेचर और प्रकृति। तो वो बोलते हैं कि वर्ल्ड का एग्जिस्टेंस ही नेचर है, प्रकृति से है, ठीक है। प्रकृति में अपने आप वर्ल्ड्स के रिलेटेड चेंजेस होते हैं, ये सांख्य बोल रहा है। द व्यू इज कंसिडर्ड टू बिलोंग टू अ मटेरियलिस्टिक स्कूल ऑफ फिलोसफी। ये जितने भी व्यू है इसको बोलते हैं मटेरियलिस्टिक स्कूल ऑफ फिलोसफी। मटेरियलिस्टिक मतलब क्या? मटेरियलिस्टिक मतलब जो दिख रहा है, मतलब जिसको आप सेंस कर पाते हो, वो मटेरियलिस्टिक है। द न्यू सांख्य व्यू क्या बोलता है? नया जो सांख्य व्यू, अब ये तो है ओल्ड व्यू कि वो लोग बोलते थे कि नहीं, कोई सुप्रीम बीइंग नहीं है
जैसे लोग आजकल बोलते हैं कि भगवान ने दुनिया क्रिएट की है, तो वो लोग नहीं बिलीव करते कि भगवान ने दुनिया क्रिएट की है या कोई ऐसा सुप्रीम बीइंग है जिसने दुनिया क्रिएट की है। साइंटिफिक अप्रोच से चलते थे, रैशनल थे ये लोग, और बोलते थे कि ये अपने हिसाब जो नेचर है उससे ही ये दुनिया है। अब नया स्कूल जो आया, द व्यू एमर्ज व्हेन न्यूअर एलिमेंट्स मर्ज विद द ओल्डर सांख्य व्यू ड्यूरिंग द 4th century. The proponent argued that along with the element of nature, पुरुषा और स्पिरिट वॉज नेसेसरी फॉर द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स। तो ये लोग बोलते थे कि नेचर के जितने भी एलिमेंट है उसके साथ साथ एक ऐसा पुरुषा या फिर कोई स्पिरिट है, आत्मा है या जो भी है, नेचर के क्रिएशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उनका बिलीफ था। दे प्रोपाउंडेड अ स्पिरिचुअल व्यू ऑफ द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स। तो जैसे स्पिरिचुअल व्यू है ना, हम लोग भी बोलते हैं ना कि यार भगवान ने दुनिया बनाई, ठीक है, तो ये व्यू उनका था कि भगवान ने दुनिया बनाई है। स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट कर दिया उसको, जबकि पुराना जो सांख्य फिलॉसफी था वो साइंटिफिक अप्रोच पे चलता था, रैशनल अप्रोच पे चलता था। दे आर्ग्यू दैट द कमिंग टुगेदर ऑफ नेचर एंड स्पिरिट एलिमेंट्स क्रिएट्स द वर्ल्ड। सो वो लोग बोलते थे कि स्पिरिट एलिमेंट और नेचर में जितने एलिमेंट्स हैं वो अगर साथ में आएंगे तब जाके ये वर्ल्ड क्रिएट हुआ है। दिस व्यू इज़ कंसिडर्ड टू बी दी मोर स्पिरिचुअल स्कूल ऑफ फिलोसफी। तो ये बहुत स्पिरिचुअल वे था सोचने का कि कैसे वर्ल्ड क्रिएट हुआ और क्या अल्टीमेट गोल है। तो दोनों के बाइफिकेशंस और डिफरेंसेस हम लोग ने देख लिए, ओल्ड सांख्य फिलोसफी और न्यू सांख्य फिलोसफी। बोथ द स्कूल आर्ग्यूड दैट साल्वेशन कुड बी अटेन्ड थ्रू द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। लैक ऑफ नॉलेज इज इम्पोज टू बी द रूट कॉज ऑफ द मिजरी ऑफ अ मैन। सो दोनों स्कूल देखो, दोनों एक ही है पर दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। पर ये लोग हमेशा ये सोचते थे कि अगर आदमी को साल्वेशन या मुक्ति प्राप्त करनी है या मोक्ष प्राप्त करनी है तो नॉलेज लेना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉलेज मतलब इनर नॉलेज, अल्टीमेट नॉलेज, वो वाला। और अगर नॉलेज नहीं होगा तो आप इसी साइकिल में रह जाओगे और यही रूट कॉज है आपके सफरिंग का। दिस स्कूल बिलीव इन ड्यूलिज्म और द्वैतवादा। द सोल, that is the soul and the matter are separate entities. This concept is the basis of all real knowledge. This knowledge can be acquired through the three main concepts. देखो, ये स्कूल डुअलिज्म यानी द्वैतवादा पे बिलीव करती थी कि सोल और मैटर दो अलग अलग चीज़ है। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ कि पुरुषार्थ और प्रकृति दोनों अलग अलग चीज़ है, ठीक है, सोल अलग है और मैटर अलग है। और इसके रिलेटेड यानी नॉलेज इसके रिलेटेड कैसे आएगी? इन तीन चीज़ों से आएगी, प्रत्यक्ष, अनुमाना और शब्द। नॉलेज, आपको किसी चीज़ की नॉलेज कैसे मिलती है? या तो आप देखते हो या फिर इन अनुमान लगाते हो कि अच्छा ये चीज़ ऐसी हुई होगी, इन्फरेंस बोलते हो उसको, या फिर शब्द किसी ना किसी से सुनी हुई कि अच्छा मेरे दादी ने कहा था, मेरे दादाजी ने कहा था, और ये चीज़ें सुनी सुनाई ऐसे चलती आती है। तो इन सारी चीज़ों से आप नॉलेज लेते हो। दिस स्कूल हैज़ बीन फेमस फॉर इट्स साइंटिफिक सिस्टम ऑफ इंक्वायरी। द फाइनल फिलोसफी आर्ग्यूड दैट प्रकृति एंड पुरुषा आर द बेसिस ऑफ रियलिटी एंड दे आर absolute and independent. As Purusha is closer to the attribute of man, it is associated with the consciousness and cannot be changed or altered. Conversely, Prakriti consists of three major attributes: thought, movement and transformation. These attributes makes it closer to the physiognomy of a woman. तो इस स्कूल ने क्या बोला कि पुरुषार्थ और प्रकृति दोनों अलग अलग है। पुरुषार्थ जहाँ वो कॉन्शियसनेस मतलब तत्व ज्ञान जैसा होता है, कॉन्शियसनेस को पुरुषार्थ कहा गया, और ये पुरुषार्थ मेल की जितनी भी फिजियोलॉजी है उससे ज़्यादा अलाइंड रहती है, यानी उससे ज़्यादा मिलती जुलती है। तो इसलिए पुरुषार्थ को मेल की तरह आप देख सकते हो। और फीमेल यानी प्रकृति है, उसमें तीन चीज़ें हैं: थॉट, मूवमेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये चीज़ें ज़्यादातर औरतों में पाई जाती है या वीमेन में पाई जाती है, फीमेल में पाई जाती है। तो ये प्रकृति फीमेल ज़्यादा ओरिएंटेड है। अब अगर इन जनरल देखा जाए तो मेल फीमेल यानी पुरुषार्थ और प्रकृति के मिलन से ही तो नया वर्ल्ड क्रिएट होता है ना। एक नया बेबी भी अगर बॉर्न होगा तो इन जनरल अगर मैं सादी भाषा में लूँ कि मेल फीमेल के यूनियन से ही एक नया जीव आता है, ठीक है। तो ये इनके मेन कॉन्सेप्ट है, किसके? सांख्य फिलॉसफी के। अब चलते हैं योगा स्कूल।
योगा स्कूल इन जनरल, यानी ऐसा ऊपर ऊपर से मैं बताऊँ तो वो लोग बोलते थे कि साल्वेशन और मुक्ति कैसे मिलेगी, योग करने से, प्राणायाम करने से और अलग अलग ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज जितने भी होते थे उसी को वो लोग प्राणायाम कहते थे और इसी से लोगों को कॉन्शियसनेस आता था, नॉलेज आता था। योगा लिटरली मीन्स यूनियन एंड द योग स्कूल पोस्टुलेट्स द यूनियन ऑफ टू मेजर एंटिटीज। They argue that human being can achieve salvation by combining meditation and physical applications of yogic technique. It is argued that these techniques led to the release of Purusha from the Prakriti, which would eventually lead to salvation. This origin of yoga and the school has been expounded in the Yoga Sutra of Patanjali, that is tentatively dated to the 2nd century BC. So जैसे मैंने बताया आप लोगों की, योगा जो फिलॉसफी है वो बोलते हैं कि आपको मोक्ष कैसे मिलेगा, साल्वेशन कैसे मिलेगा, मेडिटेशन और फिजिकल एप्लीकेशन ऑफ योगिक टेक्निक। ये बोलता है कि पुरुषार्थ को प्रकृति से अलग करने के लिए योगिक या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और फिजिकल चीज़ें करना ज़रूरी है, तभी पुरुषार्थ को प्रकृति से अलग कर देंगे। कॉन्शियसनेस, पुरुषार्थ मीन कॉन्शियसनेस को बाकी के एट्रीब्यूट से अलग कर देंगे, तब आपको मोक्ष मिल जाएगा। और ये योगा सूत्रा में लिखा है, जो किसने लिखा है, पतंजलि ने। द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ दिस स्कूल डील्स प्राइमरली विथ एक्सरसाइजेज इन वेरियस पोस्चर्स विच आर कॉल्ड asanas. There are several types of breathing exercises that are called pranayams. The other means of achieving mukti or freedom are the following. एक तो ये यौगिक एक्सरसाइजेस करो, आप आसन करो और प्राणायाम करो, तब आपको मुक्ति मिलेगी, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखो, मैं बोलता हूँ कि मैं एक आदमी हूँ, मतलब मेरे अंदर प्रकृति और पुरुषार्थ दोनों है ना, मेल फीमेल एंटिटी होगी ना थोड़ी, तो जिसको आजकल लोग बोलते हैं कि फेमिनिन साइड और मैस्कुलिन साइड, मतलब आदमी के ज़्यादा व्यवहार और फीमेल की तरफ व्यवहार। तो ये दोनों हैं। अब मुझे अगर मुक्ति पानी है तो मैं क्या करूँगा, जो कॉन्शियसनेस है मेरा, पुरुषार्थ है, उसको प्रकृति से अलग कर दूंगा। अब जब पुरुषार्थ को प्रकृति से अलग कर दिया मैंने, तो मुझे मिल गई क्या, मुक्ति। तो ये चीज़ है, ठीक है। अब इन लोग ने योगा फिलॉसफी में ना क्या बोला, इन लोगों ने कि यार आप क्या करो, आसन करो और प्राणायाम करो तो आपको मुक्ति मिल जाएगी। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, यमा, प्रैक्टिसिंग सेल्फ कंट्रोल, नियमा, ऑब्जर्वेशन ऑफ द रूल्स गवर्निंग वंस लाइफ। एक आदमी के को चलने के लिए क्या क्या रूल्स होने चाहिए, कैसे चलती है उसकी लाइफ। प्रत्याहारा, चूजिंग एन ऑब्जेक्ट। धरना, फिक्सिंग द माइंड ओवर द चूजन ऑब्जेक्ट। एक चीज़ सिलेक्ट करो और उसके लिए अपना माइंड सेट डेवलप करो। ध्याना, कॉन्सेंट्रेशन करो, मतलब एक ऑब्जेक्ट, जैसे कैंडल वाला मेडिटेशन आप लोगों को पता है कि आप कैंडल जला के रखो और उसके लौ को देखते रहो, वो भी एक टाइप का मेडिटेशन है, ठीक है। तो वही है समाधि, या तो समाधि लो, इट इज़ दी merging of the mind and the object, and that leads to the final dissolution of the self. The yoga school favors these techniques as they help individual to control their mind, body and sensory organs. The followers propound that these exercises can help if one believes in the existence of God as a guide, mentor and teacher. They would help the individual to move away from worldly matters and achieve the concentration required to attain salvation. So ये स्कूल क्या प्रोफाउंड करता है और ये चीज़ें कब काम करेंगी, जब आप गॉड को एक टीचर की तरह लोगे और फिर फॉलो करोगे बिना डाउट के। और फिर ये, क्योंकि ये टेक्निक्स आपको क्या, आपके माइंड, बॉडी, सोल, ठीक है, माइंड, बॉडी और आपके जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स है, सेंसरी ऑर्गन्स कितने, 6 सेंसेस, इन सबको कंट्रोल करना सिखाती है। तो ये है योगिक फिलॉसफी। 2 फिलॉसफी कवर किए, सांख्य और योगा। अब चलते हैं न्याया स्कूल पे, उसके बाद चलते हैं वैशिष्का पे। एज द नेम ऑफ द स्कूल सजेस्ट, न्याया स्कूल सा, एज द नेम ऑफ द स्कूल सजेस्ट, द प्रोपोनेंट बिलीव इन द टेक्निक ऑफ लॉजिकल थिंकिंग टू अचीव साल्वेशन। दे कंसिडर लाइफ, डेथ एंड साल्वेशन टू बी like mysteries that can be solved through logical and analytical thinking. This school of thought was supposed to be founded by Akshapada Gautama, who is also identified as the author of the Nyaya Sutra.
The school argued that by using logical tools such as inference, hearing, and analogy, an individual could verify the truth of a position or statement. तो ये स्कूल क्या बोलता था? न्याय स्कूल बोलता था कि सब कुछ लॉजिक पे चलता है, ठीक है, बिना लॉजिक के कोई चीज़ है ही नहीं। और ये लोग बोलते हैं कि आपको अगर कोई चीज़ चाहिए तो आप क्या करोगे? इन्फरेंस, हियरिंग और उसको एनालाइज करोगे, और उसके एनालाइज से आपको पता चलेगा कि अच्छा ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। लॉजिक लगाओगे उसके अंदर और लॉजिकली सोचोगे। और इसकी कोई भी अगर स्टेटमेंट है, जैसे मैथ्स प्रॉब्लम है, तो ये लोग ऐसे सोचते हैं कि कोई भी इशू है या प्रॉब्लम है, इट इज़ लाइक अ मैथ प्रॉब्लम, लॉजिक लगाओ और उसको सॉल्व करो, ऐसा उनका सोचना था, ठीक है। ये हो गया नया स्कूल। अब चलते हैं, हाँ यहाँ पे भी बच गया यार हम लोग। इट बिलीव्स दैट गॉड नॉट ओनली क्रिएट द यूनिवर्स बट ऑल्सो सस्टेन्ड एंड डिप्लॉयड इट। दिस फिलोसफी कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस्ड ऑन सिस्टमैटिक रीजनिंग एंड थिंकिंग। सिस्टमैटिक रीजनिंग एंड थिंकिंग पे ये स्कूल ज़्यादा बिलीव करता था। और ये लोगों ने बोला कि भगवान ने ये दुनिया बनाई है, और वही इसको चला रहे हैं और वही इसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है। सांख्य, योगा, न्याय। अब चलते हैं वैशिष्ट का। देखिए वीडियो लंबा होगा, 10-15 मिनट में मैं ये सारी चीज़ें नहीं समझा सकता हूँ और निकल जाऊँगा, लेकिन फिर आपको उसके पीछे की चीज़ें कैसे समझेंगी। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, इसका मतलब ये कि मैं डिटेल में कवर कर रहा हूँ। आप कहीं भी देखो यूट्यूब पे, वो लोग 15 मिनट 20 मिनट में ये सारे स्कूल पढ़ा देंगे, बोलेंगे अच्छा ये है, ये है, ये है, हो गया उनका ख़त्म। उनको क्या है, पढ़ा के निकल जाना है। पर मुझे आपको डिटेल बेस क्लियर करके देना है। मैं हाँ वीडियो बनाने में टाइम लगता है क्योंकि अच्छा कॉर्पोरेट जॉब है और प्रेशर भी है यार, इनोवेशन में काम करता हूँ, तो नई टेक्नोलॉजी आई तो उसके बारे में देखना रहता है, पढ़ना रहता है और फिर उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो हाँ थोड़ा टाइम लगता है, पर हाँ मैं वीडियोस बनाता हूँ। मेरे कितने ऐसे व्यूवर्स हैं जिन्होंने कहा कि सर आप वीडियो बनाते रहो क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल है, आप जैसा समझाते हो वैसा कोई जनरली समझाता नहीं है, पैसे लेते हैं 8 लाख 10 लाख, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, तभी तो ये चैनल शुरू किया है ना, फ्री में पढ़ाने के लिए। तो थोड़ा सपोर्ट किया करो यार। चलें, वैशिष्का स्कूल। द वैशिष्का स्कूल बिलीव इन दी physicality of the universe, offering a realistic and objective philosophy that governs the universe. Kanada, who wrote the basic text governing the Vaishishka philosophy, is often considered the founder of the school. The proponent argue that everything in the universe was created by the 5 main elements: fire, air, water, earth and ether, sky. These material elements are called dravya. They also argue that reality has many categories. For example, action, attribute, genus, inherence, substances, and distinct quality. The school has a very scientific approach and developed the atomic theory, that is, all material objects are made up of atom. Its proponent explain the phenomena of this universe by arguing that the atom and molecules combine to make matter, which is the basis for everything that can be physically touched or sensed. This school was also responsible for beginning of physics in Indian subcontinent. They are considered to be the profounders of the mechanical process of the formulation of this universe. So, वैशिष्का स्कूल इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है? देखिए मैंने बहुत बार ये ना वैशिष्का स्कूल पढ़ा हुआ है, ठीक है, पर मैं हमेशा जब भी पढ़ता हूँ मुझे कुछ नया मिलता है। तो देखिए वैशिष्का स्कूल है वो फिजिकलिटी ऑफ द यूनिवर्स पे ज़्यादा बिलीव करता है, मतलब आप को जो दिख रहा है उस पर ज़्यादा बिलीव करता है, और ये सोचता है कि हर एक चीज़ वो बनी है एटम से। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कंबाइन होके चीज़ें बनाते हैं। और ये थ्योरी पहले किसने दी थी? कनाडा ने, जो इस स्कूल के फादर भी कहलाते हैं। ये बोलते हैं कि 5 एलिमेंट जो द्रव्य है, हम लोग ऐसे संस्कृत में क्या बोलते हैं? शीत जल पावक गगन समीरा पंच तत्व यह अधम शरीरा, ठीक है, ये हम लोग बोलते हैं। तो फायर, एयर, वाटर, अर्थ एंड ईथर मतलब स्काई। अभी कोई आएगा
आने वाले स्कूल में बोलेगा कि स्काई, तो मैं ना सेंस कर सकता हूँ ना टच कर सकता हूँ, तो ये इसको निकाल देंगे। बट फिलहाल वैशिष्ट स्कूल में ये है। और वैशिष्ट स्कूल ने ही ये मॉडर्न जो थ्योरी है फिज़िक्स की, कि अच्छा ठीक है, एवरीथिंग इज़ कंपोज्ड ऑफ मैटर, ठीक है, एटम्स को मिला के मैटर बनते हैं। और यही स्कूल इस सब कॉन्टिनेंट में, यानी जो भी एशियन सब कॉन्टिनेंट में या फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट ले लो, वहाँ पे फिज़िक्स का चलन बनाया, बिगनिंग थी फिज़िक्स की, ठीक है। तो लोग बोलते हैं ना, आजकल लोग बोलते हैं कि अरे मैं तो साइंस पे बिलीव करता हूँ। भाई साइंस जब हमारे स्कूल से तब से चलते आ रहे हैं, और लोग जब जब हमारे वेद्स पे डाउट करते हैं, तो मुझे लगता है कि उन्हें पहले वेद्स पढ़ने चाहिए कि फ़िज़िक्स कहाँ से आया, क्या चीज़ें कैसी निकली। सब वेस्टर्न फ़िलासफ़ी को लेके चलते लगता है। इवन वेस्टर्न फ़िलासफ़र उस टाइम पे इंडियन फ़िलासफ़ी देखते थे। सो अब देखो आजकल के ज़माने के जैसा है वो प्लेन और फ़ोन करना या न्यूज़पेपर, उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। तो इंडियन फ़िलासफ़ी और वेस्टर्न फ़िलासफ़ी और हमारे यहाँ पे, चलो एक मज़ेदार किस्सा बनाता हूँ आप लोगों को पहले। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब उस टाइम पे कुछ नहीं था, तो हर कॉन्टिनेंट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है किसी को नहीं पता। अब जब ब्रिटिशर्स आए या फिर एजुकेशन सिस्टम जब आया, तो वो लोग क्या ले आए, वेस्टर्न थॉट लेके आए। और वेस्टर्न थॉट जब लेके आए, तो वेस्टर्न थॉट इस चीज़ पे बना कि अच्छा ठीक है, साइंटिफिक इंक्वायरी करे या साइंस के हिसाब से सोचे, लॉजिकल सोचे। पर और हमने भी, मतलब अभी इस टाइम पे भी अगर मैं पढ़ता हूँ, तो ये सारे बुक्स कोई ना कोई कहीं ना कहीं यूएस या फिर उधर वेस्टर्नाइजेशन से ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहते हैं। और हम लोग को हमारे वेद का कुछ पता नहीं है, क्योंकि वो संस्कृत में लिखी हो या पाली में लिखी हो, हम लोग को नहीं पता था। अब इंग्लिश सरल भाषा थी, तो हम लोगों ने शुरू कर दिया और पढ़ने लगे, और हम लोग फिर हमारे शास्त्रों पर डाउट करते हैं। अब देखिए वैशिष्ट के स्कूल में बोला है फिजिक्स, और यहाँ पे भी बोला है कि अच्छा द यूनिवर्स इज मेड बाय एटम्स एंड ऑल एलिमेंट्स एंड मतलब एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कॉम्बाइंस टू क्रिएट अ मैटर। और इसी चीज़ पे पूरी फिज़िक्स चलती है, पूरी फिज़िक्स इसी चीज़ पे चलती है। और हमने कब दी ये, बहुत सालों पहले वैशिष्ट का स्कूल में ही दे दी हम लोग ने ये चीज़। तो आप लोग ये सोचे कि अगर कोई बोल रहा है या कोई ये डाउट क्रिएट कर रहा है आपके मन में या किसी भी चीज़ में, तो आप उसको इंक्वायरी लें, देखें, एनालाइज करें और फिर किसी नतीजे पे आए। कोई कहीं से कुछ पढ़ के कुछ करके आ जाता है, बोल देता है, आप मान लो, ये हमारा कल्चर है ही नहीं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। On the subject of God, even though the proponents suppose scientific thinking, they believe in God and considered him the guiding force. ठीक है, ये स्कूल भी गॉड पे बिलीव करता था। They also believe that the law of karma guides this universe. That is, everything is based on the action of human being. We are rewarded or punished according to the actions. कर्मा पे बिलीव करता था। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि वैशिष्ट का स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत अच्छी चीज़ दी है कि भगवान पे बिलीव करता था और बोलते कि कर्म के हिसाब से सब चलता है। सो अगर आप आजकल की स्ट्रिंग थ्योरी देखो, या फिर ये लोग बोलते हैं कि पैरेलल यूनिवर्स होता है। स्ट्रिंग थ्योरी में भी ऐसा बोला गया कि अच्छा ठीक है, वन एक्शन ऑफ योर्स कैन इन्फ्लुएंस अनदर एक्शन। सो ये आपके कर्म ही आपके लिए गाइडिंग फोर्स है। तो जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। ये गीता में भी लिखा है कि कर्मण्यवाधिकारस्ते वाला, मतलब वो तो डिफरेंट है, लेकिन लिखा भी है कि कर्म के हिसाब से कि वो क्या था चीज़ें की, क्या थी वो श्लोक थी या फिर ये थी, कर्म किए जा फल की चिंता मत कर ऐ इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। तो ये चीज़ है। देखिए, गॉड डिसाइड्स दी मेरिट एंड दी डिमेरिट्स ऑफ आवर एक्शन एंड इंडिविजुअल्स आर सेंट टू हेवन और हेल अकॉर्डिंगली। प्रॉपर जैसा हम लोग सोचते हैं कि भगवान डिसाइड करते हैं कि आदमी के कर्मों के हिसाब से कि वो नरक में जाएगा या स्वर्ग में जाएगा। दे ऑल्सो बिलीव इन साल्वेशन, बट इट वॉज पैरेलल टू दी क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द यूनिवर्स विच वॉज अ साइक्लिक प्रोसेस एंड वॉज डिसाइडेड बाय द विश ऑफ गॉड। सो ये भी साल्वेशन पे बिलीव करते थे, बट ये बोलते थे कि भगवान की विषय की, अच्छा आपको साल्वेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऊपर मीमांसा स्कूल, देखिए इतना सा चीज़ है, मैं फटाफट लिख के फटाफट पढ़ के आपको आगे बढ़ जाता हूँ। पर मैंने ये क्यों लिखा है, मैंने क्यों पढ़ाया, ताकि आपको समझे कि जो हम लोग अभी सोचते हैं कि हाँ भगवान होते हैं, कर्मों के हिसाब से फल मिलता है, ये सारी स्कूल्स है। और ये वैशिष्ट का स्कूल में बताया गया है
महर्षि कनादा ने ये चीज़ बताई हुई है, तो हम लोग को पता भी होना चाहिए ना कि हम लोग की बिलीफ सिस्टम कहाँ से चलती है। अच्छा चलिए मीमांसा पे चलते हैं। द वर्ड मीमांसा लिटरली मीन्स दी आर्ट ऑफ रीजनिंग, इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशन। दिस स्कूल फोकसेज ऑन एनालिसिस ऑफ द टेक्स्ट ऑफ Samhita and Brahmana, which are portions of the Veda. The proponents argue that the Veda contains the eternal truth and they are the repositories of all knowledge. If one has to attain religious merits and acquire heaven and salvation, one should have fulfilled all the duties which are prescribed by the Vedas. The text that describes the Mimamsa philosophy is the detail. क्या बोल रहा हूँ मैं? The text that describe the Mimamsa philosophy in detail are the sutras of Gemini, which were supposedly composed in 3rd century BC. Further, inroads into the philosophy were made by two of its greatest proponents, Sabar Swami and कुमारिला भट्टा। तो देखिए, ये जो स्कूल है मीमांसा, ये बोलता था कि ये रीजनिंग, इंटरप्रिटेशन और एप्लीकेशन पे बिलीव करता था कि कोई भी चीज़ है उसको रीजनिंग पूछा, क्यों है, क्या है, कैसा है, किस लिए है, ऐसा। इंटरप्रिटेशन मतलब अच्छा ऐसा है पर क्यों है, और उसके बारे में सोचता है, अच्छा क्यों है तो इसलिए है, इससे क्या होगा, इससे ऐसा होगा, और फिर उसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, कैसे इसको अप्लाई करने से क्या होगा, ऐसा। पर ये स्कूल फोकस करता था संहितास पे और बोलता था कि वेदास में जो लिखा है 100% सही है और इसी से हम लोग को नॉलेज मिलता है। वेदा ही हमारे लिए नॉलेज का भंडार है, इससे बाहर कुछ नहीं है, ऐसा। और अगर किसी को मोक्ष प्राप्ति है तो वेदा में जैसा जैसा लिखा है वैसा वैसा करते जाओ, तब आपको मोक्ष प्राप्त होगी। जो डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया है मीमांसा फिलॉसफी का, उसमें वो कहाँ दिया है? जेमिनी में, जेमिनी सूत्रा। अच्छा देखिए, दे आर्ग्यू दैट साल्वेशन इज पॉसिबल थ्रू परफॉर्मिंग रिचुअल्स, बट इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दी जस्टिफिकेशन एंड रीजनिंग बिहाइंड द वैदिक रिचुअल्स। ये बोलता था कि ये स्कूल बोलता था कि देखिए, रिचुअल्स परफॉर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको मुक्ति चाहिए तो, पर ये भी जानना आपके लिए ज़रूरी है कि वो क्यों कर रहे हैं। It was necessary to understand this reasoning if one wanted to perform the ritual perfectly, as it would allow one to attain salvation. क्यों जानना है? क्योंकि इसलिए जानना है क्योंकि आपको रिचुअल्स अच्छे से करने आएंगे और फिर अगर उसको अच्छे से करोगे तब मोक्ष मिलेगा। People's actions were responsible for their merit and demerit, and a person who enjoy the bliss of heaven as long as their merits acts lasted, but they would not be free of the cycle of birth, life and death. Once they achieve salvation, they would be able to break free from this unending cycle. So ये लोग बोलते थे कि आदमी की अच्छे और बुरे कर्म ही बताते हैं कि वो उसको मुक्ति मिलेगी नहीं मिलेगी, और अगर जीवन और मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना है तो क्या करना पड़ेगा? इस चीज़ों को, रिचुअल्स को फॉलो करना पड़ेगा। पर ये लोग बोलते थे कि ये पॉसिबल नहीं है कि जीवन और मृत्यु के साइकिल से आप बाहर निकल पाओगे, पर अगर साल्वेशन मिली तो आप सोच पाओगे कि अच्छा, या ब्रेक कर पाओगे कि अच्छा, इससे बाहर कैसे निकला जाए। The main focus of this philosophy was on the ritualistic aspect of the Veda. That is, to achieve salvation, one has to perform the Vedic rituals. As most humans did not understand the ritual properly, they would have to take the assistance of the priest. जहाँ ये स्कूल थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है, क्योंकि ये बोलता है कि अगर आपको मोक्ष पानी है तो आपको रिचुअल्स परफॉर्म करने पड़ेंगे, यानी ये जो भी है, यज्ञ, पूजा, धर्म जो भी है, ये करना पड़ेगा, और ये करना है वो आपको अच्छे से करना है। और ये नॉर्मल आदमी के बस की बात नहीं कि रिचुअल्स अच्छे से समझ पाए, इसलिए आपको किसी असिस्टेंट यानी किसी गुरु या किसी पंडित की असिस्टेंट लेनी पड़ेगी। यहाँ ये स्कूल मार खाता है। Therefore, this philosophy inherently legitimized the social distance between the various classes. This was used as a device by the Brahmanas to maintain their clout over people, and they continued to dominate the social hierarchy. और यही प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से ब्राह्मण लोग
जो सेक्ट है, जो अपने वर्णास है, उस पर टॉप पे रहे हैं। ठीक है, ये स्कूल लेजिटिमेट करवाता है, मतलब ऑथराइज करता है, अथॉरिटी देता है ब्राह्मणों को। ठीक है, और इसके वजह से जो सोशल डिस्टेंसिंग है एक तरह से बढ़ती है कि ठीक है, क्योंकि ये फिलॉसफी बोलता है ना कि ब्राह्मण सबसे ऊपर है ना, ये लोग सब करवाते हैं और तुम्हारे बस की बात नहीं है। दे आर दी पर्सन हु हैज़ लॉट ऑफ नॉलेज, और यही क्रिटिसाइज होता है ये स्कूल। तो जब आप दर्शन शास्त्र पढ़ोगे, जिनका मेंस है, ये स्कूल की क्रिटिसिज्म भी है। तो मेरे जो मेंस के स्टूडेंट हैं जो ये चीज़ देख रहे हैं, मेरे भाई दोस्त जितने भी हैं, मुझे बताओ कि इस स्कूल की क्रिटिसिज्म क्या आई थी, डिफरेंट स्कूल्स ने इसको किस तरह से क्रिटिसाइज किया था। ठीक है, अब वेदांता स्कूल, वेदांता मतलब वेद का अंत, वेदांत है ना, वेदांत। Vedanta is made up of two words, Veda and Ant, that is the end of Vedas. This school upholds the philosophy of life as elaborated in the Upanishads. The oldest text that formed the basis of this philosophy was Brahma Sutra or of Badrayana. This philosophy profound that Brahma is the reality of life and everything else is unreal or Maya. तो जब आप हम लोग बोलते हैं ये स्कूल, एक मिनट, ये स्कूल का नाम है वेदांत, मतलब वेदा का अंत। और ये स्कूल क्या बोलता है कि उपनिषद में जो लिखे हैं वो सही है, ओल्ड स्कूल है। और ये बोलता है कि ब्रह्म सबसे बड़ा रियलिटी है और ये पूरी जगत माया है। तो जब हम लोग बोलते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, मतलब ब्रह्म इज़ दी अल्टीमेट ट्रूथ और बाकी ये पूरा जग माया है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये कहाँ से आया? वेदांत से। मतलब कहाँ से आया वो चीज़ नहीं है, पर रिमेंबर कैसे करना है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या लोग अगर बोलें तो ये वेदांत की फिलॉसफी है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। Furthermore, the आत्मा और the consciousness of self is similar to the ब्रह्मा। अब ये बोलते हैं कि जो अंदर हमारे आत्मा है वो ब्रह्म के समान है। ठीक है, दिस आर्ग्यूमेंट equalize Atma as Brahma, and if a person attains knowledge of the self, the person would automatically understand the Brahma and achieve salvation. So ये स्कूल बोलता था कि अगर आदमी को अपना ज्ञान हो गया, अब अपना ज्ञान हो गया मतलब ब्रह्म ज्ञान हो गया, अब ब्रह्म ज्ञान हो गया तो उसको मुक्ति मिल जाएगी। तो आपने अगर शक्तिमान देखा होगा ना, शक्तिमान, तो उसमें एक लाइन थी कि होता है जब आदमी को अपना ज्ञान, कहलाया वो शक्तिमान। तो जब आदमी को अपना ज्ञान होता है तो उसको ब्रह्म मिल जाता है, और ब्रह्म मिल गया तो मुक्ति मिल गई। ठीक है, तो मैंने कभी इस एंगल से कभी सोचा ही नहीं कि जब लोग बोलते हैं कि होता है आदमी को जब अपना ज्ञान कहलाया वो शक्तिमान, तो अभी मैं जब आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो मुझे भी ये समझ में आ रहा है कि अच्छा ये चीज़ क्यों बोली गई होगी, सोच के देखते हैं। ठीक है, तो ये लोग बोलते थे कि आत्मा और ब्रह्म एक ही है, और अगर आपको अपना ज्ञान हो गया, नॉलेज ऑफ सेल्फ, खुद के बारे में खुद का नॉलेज हो गया, तो आपको ब्रह्म की प्राप्ति हो गई और आपको मुक्ति हो जाएगी। अब ये चीज़ आत्मा ही ब्रह्म है, ये चीज़ अब दूसरी फिलॉसफी क्रिटिसाइज करेगी, दूसरे स्कूल क्रिटिसाइज करेंगे। ठीक है, दिस आर्ग्यूमेंट वुड मेक ब्रह्मा एंड आत्मा indestructible and eternal. There were social implications of this philosophy, that is that true spirituality was also implicit in the unchanging social and material situation into which a person is born and placed. But this philosophy evolved in 9th century AD through the philosophical interventions of Adi Shankaracharya. आदि शंकराचार्य, ये बहुत बड़ा नाम है। ठीक है, आदि शंकराचार्य, गूगल करो आदि शंकराचार्य कौन थे, ये बहुत बड़ा नाम है। हु रोट कमेंट्रीज ऑन दी उपनिषाद्स एंड भगवद गीता, मिल गया। ठीक है, हिज चेंज लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ अद्वैत वेदांता। अनदर मेजर philosopher of this school was Ramanuja, who wrote in 12th century AD. His interventions led to some differences in the Vedanta school. So जो आदि शंकराचार्य थे, इनकी वजह से इन्होंने भी मेजर कमेंट्री लिखी थी। ठीक है, और किस पे? उपनिषद पे और भगवद गीता पे। और इसी में एक बहुत बड़ा नाम आते हैं रामानुजन।
रामानुजा, और इसके वजह से दोनों के व्यू पॉइंट्स दोनों अलग अलग हुए थे। तो मैं शंकराचार्य के व्यू पॉइंट बताता हूँ, रामानुजा के व्यू पॉइंट बताता हूँ। देखिए शंकराचार्य जी क्या कहते हैं, ही कंसिडर ब्रह्मा टू बी विदाउट एनी एट्रीब्यूट, ब्रह्म टू बी विदाउट एनी एट्रीब्यूट, ही कंसिडर ब्रह्म टू प्रोसेस सर्टेन एट्रीब्यूट। मतलब एट्रीब्यूट मतलब क्वालिटीज़, कुछ चीज़ें वो प्रोसेस करता था। तो जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, निर्गुण बोलते हैं ना, निर्गुण, बिना किसी गुण के, बिना किसी दोष के। सो ये सोचते हैं जो शंकराचार्य थे, ये बोलते हैं कि ब्रह्म में कोई गुण नहीं है, ना कोई खामी है, निर्गुण है, एकदम सही है, उनमें कोई एट्रीब्यूट नहीं है, मतलब जिससे चीज़ को कैरेक्टराइज करा जाए। एट्रीब्यूट मतलब अगर किसी भी चीज़ को आपको मानना है अच्छा वो बॉल गोल है या ऐसा है, तो वैसे डिस्टिंक्शन नहीं है। जबकि रामानुजन जी बोलते थे कि ब्रह्म में कोई एट्रीब्यूट है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। शंकराचार्य जी बोलते थे ही कंसिडर्ड नॉलेज और जनना ज्ञाना टू बी दी मेन मीन्स ऑफ अटेंशन साल्वेशन। ज्ञान की प्राप्ति होना मतलब साल्वेशन होना, ऐसा शंकराचार्य जी बोलते थे। रामानुजन क्या बोलते थे, ही कंसिडर्ड लविंग फेथ एंड प्रैक्टिसिंग डिवोशन एज अ पाथ टू अटेन साल्वेशन। ये बोलते थे कि प्यार की भावना और प्रैक्टिस डिवोशन, भक्ति रखना ही साल्वेशन की तरफ जाता है, मुक्ति का द्वार है। द वेदांता थ्योरी also gave credence to the theory of karma. The proponent believe in the theory of punarjanma or rebirth. They also argued that a person would have to bear the brunt of their action from their previous birth in the present one. This philosophy would also allow people to argue that sometimes they suffer in their present birth because of the misdeed of the past, and the remedy is beyond their means except through the finding of their ब्रह्मा। सो अब कितने लोगों को आपने सुना होगा, हमारी दादियों को, हमारे दादाजी को, कि बेटा इस जन्म में जो हो रहा है सब पिछले जन्म के कर्मों का फल है ना, पिछले कर्मों का फल है, पता नहीं पिछले जन्म में मैंने ऐसा क्या किया था कि इस जन्म में ये भोग रहा हूँ। ये चीज़ वेदांत फिलॉसफी से आती है, ठीक है। तो मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि ये चीज़ें कहाँ से आती है। ये वेदांत स्कूल पूरा सनातन स्कूल के में ही है, ये सब अलग अलग पार्ट्स हैं इन सारी चीज़ों के। तो ये यहाँ से आता है और बोलते हैं कि लोगों को अपने कर्मों के हिसाब से फल मिलेगा और उनका ये होगा कि जन्म होगा या पुनर्जन्म होगा इस चीज़ पे। और वो बोले कि इस जन्म में तुम कुछ कर नहीं सकते हो, जो होना है वो होके रहेगा, सब पूरा पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। पर अगर तुमको इससे मुक्ति पानी है तो अपने अंदर के ब्रह्म को ढूंढो। कितनी अच्छी फिलॉसफी है ना, मतलब अब आपके खुद के सेल्फ को ढूंढो। और आजकल आप YouTube पे देखो कि कितने सारे ऐसे लोग हैं जो ये सेल्फ के बारे में बहुत बकवास किए जाते हैं। आप अपनी फिलॉसफी पढ़ो ना, पढ़ो, आपको सब समझ में आ जाएगा। पता नहीं, चलिए ठीक है। सब स्कूल्स ऑफ वेदांता, अद्वैता, फिर विशिष्टवादा, शिव अद्वैता, द्वैत अद्वैता, शुद्ध अद्वैता, ये बाकी पार्ट्स है स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी के। चलिए तो देखिए, अद्वैता मीन्स मोनिज्म और नॉन डुअलिज्म, मतलब एक। आदि शंकराचार्य बोलते थे कि ब्रह्म है, उसके सिवा कुछ नहीं है। तो अद्वैत, द्वैत मतलब दो, अद्वैत मतलब नहीं, तो द्वैत नहीं। So this is the oldest extent sub school of Vedanta, which emphasizes Jiva Mukti, the idea that moksha, liberation, is achieved in this life, in contrast to other Indian philosophies that emphasizes Videha Mukti or moksha after death. So ये जीव मुक्ति के बारे में बात करते हैं, मोक्ष और विदेह मुक्ति, दो अलग अलग चीज़ें। विदेह मुक्ति मतलब अगर शरीर खत्म तो मुक्ति, ऐसा। द गोल इन अद्वैत इज टू गेन सेल्फ नॉलेज एंड कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ आत्मा एंड ब्रह्मा। करेक्ट नॉलेज ऑफ आत्मा एंड ब्रह्मा leads to the dissolution of all dualistic tendencies and then finally to be liberated, फाइनली टू द लिबरेशन। तो ब्रह्म और आत्मा के बारे में जो ज्ञान है अगर आपको मिल गया
और तो आपका आत्मा और ब्रह्म एक हो जाएगा और फिर आपको मोक्ष मिल जाएगी। ऐसा क्या वो कौन बोलता है? अद्वैतवादा, अद्वैत सांख्य फिलॉसफी, आदि शंकराचार्य। विशिष्टवाद, विशिष्ट अद्वैत, क्वालिफाइड नॉन ड्यूलिज्म, रामानुजन, रामानुजन बोलते हैं ना कि कुछ क्वालिटीज होती हैं। इट रिलेट्स टू नॉन ड्यूलिज्म ऑफ द क्वालिफाइड होल in which Brahma alone is seen as the supreme reality but is characterized by multiplicity. According to this sub-school, all diversity subsumes to an underlying unity. तो ये स्कूल क्या बोलता था कि ब्रह्म बहुत एक है ब्रह्म, पर उसके बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स हैं। जैसे एक पेड़ है पर नीचे उसके रूट्स बहुत अलग अलग फैले हुए हैं, तो आप तना जो पेड़ है उसको आप समझो कि ब्रह्म है, और नीचे जो रूट्स है वो बाकी सारी चीज़ें, तो अल्टीमेटली सब चीज़ एक में ही मिल जाती है। तो जैसे लिखा था, किन्होंने लिखा था? रामधारी सिंह दिनकर ने जब वो कविता लिखी थी कि सब जन मुझी से पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं, है ना? वो आप पढ़ो, कृष्ण के संवाद, जब वो पांडवों के पास, अरे कौरवों के पास जाते हैं, कृष्ण पांडवों की तरफ से बात करने, वो है किसमें? रश्मि रथी में, पढ़ो, अच्छी है। तो ऐसा होता था विशिष्टवादा, विशिष्ट अद्वैता में। शिव अद्वैता में क्या है? श्रीकांत शिवाचार्य ने लिखा था, इट स्टेट्स दैट शिवा एंड ब्रह्मा आर वन एंड दी सेम। वो बोलते थे शिव और ब्रह्मा एक ही है। द्वैता, माधवाचार्य, एज पर दिस स्कूल देयर लाइज अ फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन आत्मा इंडिविजुअल सोल एंड अ ब्रह्मा अल्टीमेट रियलिटी। तो द्वैता क्या बोलता था कि ब्रह्म अलग है और आत्मा अलग है। अद्वैता क्या बोलता था? अकॉर्डिंग टू दिस फिलॉसफी ह्यूमन्स आर बोथ डिफरेंट एंड नॉन डिफरेंट फ्रॉम गॉड। सो ये बोलता था कि आदमी